नमस्कार मित्रों, तथागत सिविल सर्विसेज क्लास में आपका फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम लोग जो पिछली क्लास का भाग भूकंप वाला भाग पढ़ रहे थे उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। अर्थात भूकंप का जो स्थलीय स्वरूप था और जो आंतरिक गहराइयों में जो भूकंप की संरचनाएं या उसके कारण जो विभिन्न स्थितियां या विभिन्न तरंगों का निर्माण होता है उनके विषय में जो हम लोगों ने पढ़ा था उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। अर्थात भूकंप का एक दूसरा स्वरूप जो समुद्र का भूकंप कहलाता है। ये स्थलीय भूकंप तो हम लोगों ने पढ़ लिया था, समुद्र का भूकंप कहलाता है। अर्थात एक शब्दावली में हम जिसे कहें सुनामी, तो सुनामी का जो स्वरूप है उसके विषय में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में ही यहाँ पर अब एसएससी और लेखपाल जैसी जो परीक्षाएं हैं उनके लिए भी कोर्सेज प्रारंभ होने वाले हैं, तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जितना भी आपको जो भी जरूरत की क्लासेस हैं वो सारी यहाँ उपलब्ध होंगी। साथ में अगर कोई विषय नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हैं, अपना प्रश्न भी लिख सकते हैं। अगर किसी किताब में आपने कोई अलग सी चीज पढ़ी है तो उसको भी लिख सकते हैं, मैं उसका यथासंभव उत्तर देने का पूरा प्रयास करूंगा। तो आइए, बहुत छोटा सा टॉपिक है समुद्र का भूकंप, या जिन्हें हम एक शब्द में सुनामी कहते हैं, वो वाला इसको हम प्रारंभ करते हैं। तो सुनामी है, इसको जापानी भाषा का शब्द है, इसको टी के साथ सुनामी लिखते हैं क्योंकि ये जापानी शब्दावली है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये सुनामी को एस से नहीं टी से प्रारंभ करते हैं। और जापानी भाषा की सुनामी का अर्थ है बंदरगाही लहरें, अर्थात बंदरगाह में आने वाली जो लहरें हैं वो सुनामी कहलाती हैं। और इसको हम एक साधारण शब्दावली में ये भी कह सकते हैं कि ये वो एक तरह का समुद्र का भूकंप है। तो इन्हें हम बंदरगाही लहरें भी कहते हैं, इन्हें हम समुद्र का भूकंप भी कहते हैं। दूसरी चीज ये है कि यह उच्च ऊर्जा वाली महासागरीय तरंगे हैं, क्योंकि जब क्या होता है कि भूकंप जब आता है, समुद्र के भूकंप की बात कर रहे हैं, सुनामी जब आती है तो समुद्र का जो आंतरिक तल होता है उसमें बहुत ज्यादा हलचल उत्पन्न हो जाती है और उसकी वजह से जो तरंगे, जो जल कण हैं, वो बहुत तेजी से ऊपर की ओर अप डाउन करना शुरू कर देते हैं, प्रारंभ कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में बहुत ज्यादा ऊर्जा जनरेट होती है, इसीलिए यह उच्च ऊर्जा वाली महासागरीय तरंगे भी कहलाती हैं। सुनामी जो है वह बहुत अधिक ऊर्जा वाली होती हैं और इसीलिए अधिक ऊर्जा वाली होती हैं, इसीलिए विनाशकारी होती हैं। एक सीधी सी थ्योरी ये है। दीर्घ तरंगे हैं क्योंकि इनका विस्तार बहुत ज्यादा है, 100 किलोमीटर तक का भी विस्तार हो सकता है। जो छिछला समुद्र है, खुला समुद्र है, ओपन सी का एरिया है, वहां से तट तक हो सकता है 100 किलोमीटर तक विस्तार कर जाए, या अगर अपोजिट साइड चल रही है तो फिर जितनी दूर तक समुद्र है अगर उनमें क्षमता है तो वो उतनी दूर तक प्रवाहित हो सकती हैं। अगर हम इसकी उत्पत्ति की बात करें तो जैसे हम भूकंप की उत्पत्ति की स्थलीय क्षेत्र में देखते हैं, बिल्कुल वैसे ही उत्पत्ति इनकी भी है। पृथ्वी के आंतरिक क्षेत्र में जैसे वहां पर टक्कर थी, वैसे ही यहाँ पर जब समुद्र के आंतरिक क्षेत्र में, समुद्र की तलहटी में, उसके सतह के नीचे जब प्लेट्स आपस में टकरा जाती हैं, उनके टूटने या बिखरने की स्थितियां होती हैं, टक्कर की स्थितियां होती हैं, तो सुनामी की उत्पत्ति हो सकती है। विभिन्न प्रकार की ज्वालामुखी क्रियाएं होती रहती हैं, जैसे रिंग ऑफ फायर का जो क्षेत्र है, पैरापैसिफिक जोन जिसे कहते हैं, वो क्षेत्र है, वहां पर अक्सर सुनामी की घटनाएं होती रहती हैं, क्योंकि ज्वालामुखी विस्फोट की वजह से जमीन जो है, चाहे वो स्थलीय का स्वरूप हो चाहे वो समुद्री स्थल का स्वरूप हो, दोनों बहुत ज्यादा कंपन या विचलन करने लगते हैं और कंपन और विचलन की स्थिति में महासागरीय तरंगें उत्पन्न होना प्रारंभ हो जाती हैं। महासागरीय भूस्खलन, अर्थात महासागर के भीतर ही अगर किसी तरह का भूस्खलन हो रहा है या हिमस्खलन हो रहा है, जैसे हम ग्लेशियर टूटने की स्थितियां देखते हैं, जैसे हम उत्तरी क्षेत्र में प्रशांत महासागर के ग्लेशियर टूटने की स्थिति देख सकते हैं, अटलांटिक के क्षेत्र में हम ग्लेशियर टूटने की स्थितियां देख सकते हैं, आर्कटिक के क्षेत्र में भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो भूस्खलन होता है या हिमस्खलन होता है, इसकी वजह से सुनामी आने की भी संभावना बनी रहती। तो इसके अपने यही कारण है, प्लेटों की टक्कर या उनका टूटना या भ्रंशन, ज्वालामुखी क्रियाएं हो सकती हैं, महासागरीय भूस्खलन और हिमस्खलन जैसी स्थितियां हो सकती हैं, जिसकी वजह से भूकंप समुद्र के आते हैं, सुनामी आती है। अगर हम इसके स्वरूप की बात करें कि इसका स्वरूप कैसा होता है, तो इसके दोहरे स्वरूप मिलते हैं हमको।
गहरे समुद्र में यह दूसरी तरह की प्रवृत्ति प्रदर्शित करती है और तटों के क्षेत्र में ये दूसरी तरह की। गहरे समुद्र में इनकी लंबाइयां सबसे अधिक होती हैं। ध्यान रखिएगा, गहरा समुद्र, ओपन सी, छिछला समुद्र, ये शब्दावली जो है वो गहरे समुद्र के लिए, डीप सी के लिए बात की जाती है। यहाँ पर इनकी लंबाई बहुत ज्यादा होती है लेकिन इनकी ऊंचाई बहुत कम होती है। ऊंचाई तो इतनी कम होती है कि 1 से 2 मीटर तक ही हो सकती है। अर्थात गहरे समुद्र में, छिछले समुद्र में, खुले समुद्र में, ओपन सी के एरिया में इनकी जो ऊंचाई है वो 1 से 2 मीटर तक की होती है, लेकिन ये सर्वाधिक लंबाई वाली होती है। दूसरा, इनकी गति इन क्षेत्रों में बहुत ज्यादा तेज होती है क्योंकि इनके बीच में कोई अवरोध नहीं होता और अवरोध नहीं होने की वजह से इनकी लंबाई जो गति होती है वो बहुत ज्यादा तेज होती है। इसी तरह तट के क्षेत्रों में देखें, तटीय क्षेत्रों में तो बिल्कुल अपोजिट हो जाता है, इनकी लंबाई कम हो जाती है। लंबाई कम हो जाती है लेकिन ऊंचाई बहुत अधिक हो जाती है। ऊंचाई 30 मीटर से लेकर 100 मीटर तक हो सकती है। अर्थात बहुत ज्यादा ऊंची लहरें यहाँ पर तटों के क्षेत्र में उत्पन्न हो सकती हैं। तो ध्यान रखिएगा, तटों के क्षेत्र में कम लंबाई है लेकिन ऊंचाई 30 से 100 मीटर तक अर्थात बहुत अधिक होती है। धीमी गति हो जाती है क्योंकि उसके बाद जैसे ही वो तटों से टकराती हैं तो उसके बाद फिर जल ही नहीं होता है, तो उनकी गति कहाँ से बचेगी, गति खत्म होने लगती है, या टक्कर जो तटों से होती है गति समाप्त होने लगती है, तो गति जो है वो तटों पर धीमी होती। ये जो सिस्टम है गहरे समुद्र का और तटों का, ये स्वेलिंग इफेक्ट कहलाता है। ध्यान रखिएगा, सुनामी का, स्वेलिंग इफेक्ट का यही मतलब है कि ये गहरे समुद्र में कैसा बिहेव करती है और तटीय क्षेत्रों में ये कैसा बिहेवियर करती है, दोनों का स्वरूप कैसा है, इसी को स्वेलिंग इफेक्ट कहते हैं। दूसरी चीज ये है कि ये सबसे ज्यादा सुनामी जो प्रभावित करती है वो प्रशांत महासागरीय, पैसिफिक ओशन के क्षेत्र में करती है क्योंकि यही क्षेत्र रिंग ऑफ फायर का क्षेत्र है, ज्वालामुखी क्रियाओं का सबसे बड़ा क्षेत्र है। दुनिया के लगभग 63% ज्वालामुखी या 2/3 ज्वालामुखी जो हैं वो इन्हीं क्षेत्रों में पाए जाते हैं और हर रोज यहाँ पर विस्फोट होता है। तो छोटी बड़ी सुनामी की लहरें जो होती हैं इन क्षेत्रों में अक्सर आती रहती हैं। और अगर कभी भी आपसे प्रश्न पूछे कि पहला तो ये प्रशांत महासागर का क्षेत्र है, दूसरा जापान, अगर देश के रूप में प्रश्न पूछता है तो जापान इसका सबसे अधिक प्रभावित देश है। अगर महासागरीय क्षेत्र की बात करता है तो प्रशांत महासागर इसका सबसे अधिक प्रभावित देश है। तो ये दोनों पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही अभी आपने अगर पढ़ा हो तो 2004 में हिंद महासागर में भी सुनामी आई थी। अभी 2018 में इंडोनेशिया के क्षेत्र में, हिंद महासागरीय क्षेत्र में भी सुनामी आई और 2004 वाली सुनामी बेहद घातक सुनामी थी जिसका प्रभाव इंडोनेशिया से लेकर मलेशिया, सिंगापुर होते हुए भारत के अंडमान निकोबार, श्रीलंका और भारत के तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटों तक देखा गया था। इस 2004 की सुनामी की घटना में लगभग 2.5 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी जिसमें लगभग 10,000 लोग भारत के थे। इसका मतलब है कि ये बड़ी भीषण स्थितियां हैं क्योंकि भूकंप है, बड़ी खतरनाक स्थितियां हैं और ये कभी भी कहीं पर भी प्रभावित कर सकती हैं और इसके अपने ये कारण होते हैं। ठीक है मित्रों, तो ये छोटा सा एक टॉपिक भूकंप वाले हिस्से में बच रहा था, उसको हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ लिया। मिलते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कोई क्वेश्चन है तो आप वहां पर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका यथासंभव उत्तर देने का प्रयास करूंगा और लाइक भी जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।